हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट क्लास को रिलेट करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, है ना, और एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो जिनके बीच की डिस्टेंस 2a हो, है ना। तो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट डेवलप होता है p, जिसकी वैल्यू होती है इनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस को हम वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, मींस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ मेजर करते हैं, और डायपोल की भी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं। ठीक है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डायपोल की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट पर लाई कर रहा है जो इसके सेंटर से मान लीजिए x डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। और यहाँ पर जो k है ना, वो क्या था 1/4πε0। तो ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। ऐसे ही कोई पॉइंट अगर यहाँ से सेंटर से और कोई पॉइंट P यहाँ पर है ना, जिसकी डिस्टेंस मान लो सेंटर से x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इसकी हाफ होती है, मींस kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और ये दोनों डेरिवेशन भी बताए थे। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में हम डेरिवेशन करते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पे लाई करता है, जरूरी नहीं वो इक्वेटोरियल लाइन पे हो या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे हो या एक्सियल लाइन पे हो, किसी एंगल पर हो सकता है। एक जनरल एक्सप्रेशन अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, मान लो ये पॉइंट x, थीटा, मींस मान लो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है 2a होती है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है। यहाँ से किसी पॉइंट P पे मान लो जिसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से x है, और जो एंगल बना रहा है डायपोल के साथ वो थीटा है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके बच्चों, तो अगर एक्सियल लाइन पे होता तो ये वैल्यू होती, इक्वेटोरियल पे होता तो ये वैल्यू हो जाती, लेकिन इस पॉइंट P पे हमें पता करना है। तो हम करते क्या है कि इस P को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वेक्टर किसी थीटा एंगल पर है तो इसका एक कंपोनेंट थीटा के साथ आता है और एक कंपोनेंट इसके यहाँ से 90 डिग्री पर आता है। इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी ये वेक्टर क्वांटिटी P है जो कि एंगल थीटा पर लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसे 90 डिग्री पर आएगा और वो हो जाएगा P sin थीटा। क्लियर है? तो इस डायपोल मूवमेंट के वजह से, या इसको हम टू पार्ट्स में या दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट थीटा के साथ आया P cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आया P sin थीटा। अब इसका इफेक्ट तो हट गया, आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर ये चार्ज पॉइंट है जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है। यहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट का कंपोनेंट है P cos थीटा, और इसके अलावा और एक इससे 90 डिग्री पर है P sin थीटा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इस पॉइंट P तक की वो x है। अब हम चाहें तो इस डायपोल को हटा सकते हैं,
क्योंकि इस डायपोल की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा था इस पॉइंट पी पर, उसको हमने रिजॉल्व करके लिख लिया है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस P cos थीटा के लिए, जैसे P के लिए एक्सियल पॉइंट ये था, वैल्यू ये आई थी, इसी तरीके से P cos थीटा वाला जो डायपोल मोमेंट है उसके लिए P पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम वही डायपोल फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्सियल लाइन के अलोंग वाला, बस कंपोनेंट मींस डायपोल मोमेंट P की जगह क्या हो गया है अब, P cos थीटा। जब P होता था तो ये फॉर्मूला आता था, तो हम कह सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंपोनेंट P cos थीटा, है ना, ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट P cos थीटा। तो ये इसके लिए किस पॉइंट पे होगा, ये P पॉइंट इस P cos थीटा के लिए एक्सियल की तरह बिहेव करेगा। तो E जो यहाँ पर निकल कर आएगा, मान लो एक्सियल ही मान लो इसके लिए, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2k, और P की जगह क्या है यहाँ पर, P cos थीटा और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो 2k P cos थीटा अपॉन x क्यूब। क्लियर है? इस वाले कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो 2k P cos थीटा अपॉन x क्यूब, है ना। ऐसे ही इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ऐसे ही हम इसके लिए देखें, y एक्सिस के लिए, सॉरी इसके लिए, तो ये पॉइंट किसके अलोंग हो गया, इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली लगेगी, फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंपोनेंट इज P sin थीटा, पूरा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा। ठीक, तो क्या आने वाला है, ये इक्वेटोरियल की तरफ बिहेव करेगा, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू KP अपॉन एक्स क्यूब होता है, तो K और P यहां पर कितना है, P sin थीटा अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो। वैसे हमने जब ये यहाँ पर कैलकुलेट किया था हॉरिजॉन्टल केस में, जब हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए कैलकुलेट किया था, तो E की वैल्यू इधर आई थी, है ना। तो यहाँ पर भी जो, अब इस पर ऊपर वाला हम जब कर लेते हैं, यहाँ पर जो E x निकला या E एक्सियल निकला वो तो इधर लगेगा, और E इक्वेटोरियल इधर की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगता है, तो इधर लगेगा, समझ गए? ठीक है, हमने जब हॉरिजॉन्टल केस के लिए डिराइव किया था इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, जब डायपोल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था और इक्वेटोरियल पॉइंट पर था, तो जो E की डायरेक्शन आई थी इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आई थी, तो यहाँ भी इसकी वजह से जो E इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से होगी। क्लियर है? नोट कर लेंगे यहाँ तक। ऊपर जो कट रहा है ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। ओके, हेडिंग जो हमने लिखवाई थी लिख लेंगे। चलिए, ठीक है। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक, तो दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, एक मिनट जरा सा घटा लो।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां पर E1 की वैल्यू रखिए, तो ये है आपका 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर। भाई 90 डिग्री पे होंगे ये एंगल इनके बीच का, है ना। दूसरा प्लस kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब टू द होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट द पोजीशन x, थीटा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यू कैन राइट दिस 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन x टू द पावर 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x टू द पावर 6। ओके, यहां से अगर आप देखो तो आप कॉमन ले सकते हो k स्क्वायर p स्क्वायर, है ना, और x टू द पावर 6, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के kp अपॉन x क्यूब, k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन x क्यूब, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर अंडर रूट में क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लूं विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं इस तरीके से, kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको लिख लिया मैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था। यहां से अगर आप निकालोगे E नेट इज इक्वल्स टू kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, यहां पर P की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन E की हम लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये है ना, मान लो अल्फा एंगल पे, तो एंगल या आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो क्या होगी, tan अल्फा परपेंडिकुलर दैट इज E इक्वेटोरियल अपॉन बेस दैट इज E एक्सियल। ओके, और यहां पर जो E इक्वेटोरियल आया था वो आया, कितना आया था, kp sin थीटा अपॉन x क्यूब, और E एक्सियल कितना आया था, 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब। विजिबल है यहाँ तक, ठीक है। तो यहां से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, kp से kp कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या बचने वाला है, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है ये निकल कर आई है tan, लिख लेगा मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो डायरेक्शन निकल कर आई है tan अल्फा 1/2 tan थीटा। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
अब हमारा जो जनरल फार्मूला आया है इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे पहले, ये फाइनल फार्मूला है ये और ये, ठीक है। अब इस जनरल फार्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले जो केसेस थे जो निकाला था उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। देखिए यहां से जो ई नेट निकल कर आया है जनरल फॉर्मूला के पी एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, this is the general formula for the calculation of the electric field at any point in space. Okay, now for axial point, अगर ये पॉइंट एक्सियल एक्सिस along होता है, एक्सियल पॉइंट होता तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता। देन ई नेट निकालते हम तो कितना आता के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। एज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 यहाँ रख देते तो ये 4 आ जाता, और 4 का बाहर क्या था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला आता है। ऐसे ही फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा कितना हो जाता 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर निकालते ई की वैल्यू है ना इक्वेटोरियल एक्सिस के अलावा, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 0 बचता, क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ई अलोंग इक्वेटोरियल लाइन आता के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो किसी भी एंगल पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल, डायपोल के साथ कितना एंगल बन रहा है। अगर आप डायपोल इनिशियली देखें थीटा और ये एंगल बन रहा था अल्फा, तो डायपोल के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा प्लस अल्फा, इस पर समझे। तो अल्फा अगर आप निकालते हैं tan अल्फा, जो कि अभी फार्मूला आपने लिखा था tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, है ना। तो अगर इस वाली डायपोल इनिशियल पोजीशन से पूछा जाए तो उसमें अल्फा ऐड कर देंगे। थीटा मान लो 60 डिग्री है, अल्फा 20 डिग्री आया, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक डायपोल से वो 80 डिग्री पे हो गया। ओके, ठीक है, तो नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसा लगा, कैसी लगी, वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।